सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है। हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। तो दोस्तों WWE के दो PLEs एक के बाद एक हुए, लेकिन जो एवोल्यूशन ने तमाचा मारा सैटरडे नाइट मेन इवेंट को वो बड़ा खास था। इवन ये भी प्रूव किया कि शो को सही से बुक किया जाए तो बड़े नामों की भी जरूरत नहीं है एक अच्छा PLE निकालने के लिए। तो दोस्तों ये एक शॉर्ट रिव्यू रहेगा दोनों PLEs का और चीजें यहाँ से कैसे आगे जाने वाली है उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सैटरडे नाइट फालतू इवेंट की। WWE ने ये AEW के ऑल इन इवेंट के साथ में रखा ताकि उनकी थोड़ी व्यूअरशिप को चुरा सकें। खैर उन्होंने चुराई तो, लेकिन उन लोगों ने बहुत रिग्रेट किया होगा कि उन्होंने ऑल इन नहीं देखा। और ऑल इन AEW के रेसलमेनिया की तरह है, तो उसको सैटरडे नाइट मेन इवेंट से कंपेयर करना थोड़ा गलत तो है, लेकिन कम से कम 10% तो उसका दे देते WWE लवर्स को। उल्टा इस इवेंट के अंदर कंसर्न्स और बढ़ गए हैं। एक पूरी स्टोरी लाइन ऑन द लाइन लग गई है सेथ रॉलिंस की इंजरी की वजह से। साला पनौती तो ये इवेंट ही बन चुका है, इसके चक्कर में रोमन रेंस का रिटर्न भी अब क्वेश्चन में आ गया है। जब भी ये इवेंट हुआ इसने डिसअपॉइंटमेंट का लेवल बढ़ाया ही है। सबसे पहले बात करें रिंग के सेटअप की, तो वो कितना गरीबों वाला लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि लोगों को बस भर रखा है। सबसे पहला मैच होता है रैंडी ऑर्टन और ड्रू मैकिंटायर का। पहली बात तो ये बहुत ही जबरदस्ती की स्टोरी लाइन बनाई, और ड्रू मैकिंटायर को क्या जरूरत है भाई लोगन पॉल की। दूसरी तरफ जेली रोल होगा बड़ा सिंगर, लेकिन किसको देखना है इनका मैच। रैंडी ऑर्टन एक एक्सपीरियंस बंदे हैं, ये स्टोरी भी वो चला देंगे, लेकिन थोड़ी तो रिस्पेक्ट करो यार। जॉन सीना के लेवल का बंदा है और कहां तुमने जेली जूली में फंसा रखा है। और ड्रू मैकिंटायर को भी बार बार किसी न किसी फालतू स्टोरी लाइन में फंसा देते हैं। मुझे लगता है सेथ की इंजरी के बाद थोड़ा पिवट WWE को करना चाहिए। लेकिन दोस्तों समर स्लैम भी 2 नाइट का है और वहाँ पे कई तरीके के मैचेस करवाने, तो ये मैच तो होगा ही। वहीं दोस्तों दूसरे मैच के अंदर सोलो सिकोआ जिमी उसो से चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं। पूरी सैटरडे नाइट मेन इवेंट में इनकी स्टोरी थोड़ी लॉजिकल लग रही थी। नो डाउट लोग बोलेंगे कि बहुत ज्यादा नेपोटिज्म है, लेकिन आप ये चीज देखो कि सारे बंदे कितने यूनिक है और कितना कुछ प्रूव कर रहे हैं। अब दोस्तों ब्लड लाइन की स्टोरी फिर से WWE को बचाने में लग गई है। US टाइटल को भी बहुत अच्छा लिफ्ट दे रहे हैं और मैं सेटिस्फाइड हूँ जो भी इनके बीच में चल रहा है उससे। आगे मुझे लगता है समर स्लैम के अंदर टीम सोलो वर्सेस टीम जेकब का एक मैच हो सकता है, जहां पे जिमी उसो और जेकब के साथ में जे उसो टीम अप कर सकते हैं। वहीं दोस्तों सबसे बेकार मैच की अब बात करते हैं सेथ वर्सेस LA नाइट के मैच की। ये मैच ना ही होता तो ही बढ़िया था। इस मैच ने WWE का इतना बड़ा लॉस करवा दिया है जो आप सोच भी नहीं सकते। मैच की बात करें तो सेथ की नी चली गई, फिर सेथ बैठे बैठे बोल देते हैं कि भाई BFT मार और गेम को खत्म कर यहीं, क्योंकि मेरे बस की नहीं है। और दोस्तों रिस्क लेना भी नहीं चाहिए था वहां पे। बिल्कुल सही एंडिंग बनाई, 2 सेकंड के अंदर मैच खत्म करो, बैक स्टेज जाओ और अपनी इंजरी चेक करो। लेकिन LA नाइट भी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड नजर आ रहे थे। कई लोगों का बोलना ये भी है कि रोमन रेंस बैक स्टेज थे और वो यहाँ पे रिटर्न कर सकते थे, लेकिन दोस्तों इन वाली न्यूज के ऊपर मुझे तो थोड़ा डाउट हो रहा है। हालांकि सेथ रॉलिंस गोल्डबर्ग पे कैश इन करते, उस वाली स्टोरी पे जरूर इससे फर्क पड़ा होगा। अब यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि सेथ रॉलिंस कितने टाइम में रिकवर होते हैं, लेकिन दोस्तों उस चीज पे किसी का कंट्रोल नहीं है, तो प्लान बी पे WWE को जाना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे लगता है पॉल हेमन कुछ टाइम के लिए सेथ के फैक्शन को संभालने वाले हैं। अगर सेथ रॉलिंस तब तक रिकवर कर लेते हैं तो वो मनी इन द बैंक कैश इन कर सकते हैं समर स्लैम में आके। और अगर सेथ रॉलिंस रिटर्न नहीं कर सकते 6 महीने तक, तो मनी इन द बैंक ब्रीफ केस को लाइन पे लगाना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है फिर इसके सही कंटेंडर फिर LA नाइट बन सकते हैं। ऑलरेडी उनकी राइवलरी चल रही है, अगर उनके पास ब्रीफ केस जाएगा तो और ज्यादा उनकी राइवलरी हीट अप होगी। भाई अब यहाँ से रोमन रेंस का रिटर्न कैसे होगा उस पर बहुत बड़ा डाउट है। या तो रोमन रेंस को आके सेथ के छपरियों से लड़ना पड़ेगा, या फिर वो CM पंक से आके लड़ेंगे, जिसमें बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं है, क्योंकि सर्वाइवर सीरीज के अंदर 5-on-5 मैच होने वाला है, जहाँ पे फेस सुपरस्टार्स को एक साथ स्टोरी में लाइन अप करना है और हील सुपरस्टार्स को एक साथ स्टोरी में लाइन अप करना है। तो अभी तो ट्रिपल एच के ऊपर बहुत बड़ा संकट छाया हुआ है। ट्रिपल एच एवोल्यूशन के पोस्ट इंटरव्यू में भी बताते हैं कि सेथ रॉलिंस की इंजरी अभी कितनी सीरियस है इसके बारे में नहीं पता है। हालांकि एवोल्यूशन पेपर व्यू के अंदर वो बैकी लिंच को सपोर्ट करने के लिए बैक स्टेज आए थे। इसका मतलब बंदा चल फिर तो पा रहा है, लेकिन कितना चल फिर पाता है वो देखने वाली बात होगी। हालांकि मेरे हिसाब से तो व्हील चेयर पे बिठा के भी अगर आप सेथ रॉलिंस को ला सकते हो तो उनको लाना चाहिए। स्टोरी लाइन के अंदर थोड़ा चेंज हो जाएगा, लेकिन सेथ रॉलिंस की अपीयरेंस बनी रहेगी। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ पॉल हेमन का ब्रॉक लेसनर को बर्थडे विश करना अलग हाइप बना चुका है कि ब्रॉक लेसनर शायद प्लान बी हो सकते हैं। पॉल हेमन सेथ के फैक्शन के अंदर ब्रॉक लेसनर को इंट्रोड्यूस कर दें, लेकिन दोस्तों जैसा ब्रॉक लेसनर का लॉ सूट चल रहा है, ये चीज मेरे को थोड़ी होती हुई मुश्किल नजर आ रही है। वही बात करें सेथ रॉलिंस की, तो यार वो बहुत ही ज्यादा मेरे को फ्रजाइल सुपरस्टार लगते हैं। उनकी भी बॉडी अब ट्रिपल एच की तरह बन चुकी है, चलते फिरते उनकी नी टूट जाती है। I mean, इतना रिस्की मूव नहीं
था लेकिन फिर भी उनको इंजरी हुई। एले नाइट की फ्रस्ट्रेशन भी एंड में बताती है कि उन्होंने भी शायद सजेस्ट किया था उनको कि वो ये वाला मूनसॉल्ट मूव ना करें। और दोस्तों इतनी प्रॉब्लम इसीलिए आती है जब एक फ्रजाइल सुपरस्टार को आप इतना बड़ा मेन इवेंट का पार्ट बना दो। भाई एले नाइट यहाँ से वर्ल्ड टाइटल की पिक्चर में आए ना आए, लेकिन मनी इन द बैंक ब्रीफकेस की पिक्चर में वो बिल्कुल आ सकते हैं। फिर दोस्तों बात करते हैं गुंथर वर्सेस गोल्डबर्ग के रिटायरमेंट मैच की। इसमें तो बस ये लग रहा था कि गोल्डबर्ग प्रूव करने आए हैं अपने बच्चों को कि मैं 15 मिनट से ज्यादा लड़ सकता हूँ। मैच को जितना हाइप अप किया गया था उतना खास तो मेरे को मैच लगा नहीं। खैर एक 60 साल के आदमी से इतना सब एक्सपेक्ट भी नहीं किया जाना था, लेकिन ठीक है चलो गोल्डबर्ग को अपना रिटायरमेंट मैच तो मिल गया। चाहे अपने करियर में उन्होंने अच्छा किया हो या बुरा किया हो, लेकिन WWE को टाइम तो दिया। अपनी बॉडी को एंटरटेनमेंट के लिए कई बार ऑन द लाइन भी लगाया है, तो उसके लिए उनकी रिस्पेक्ट तो है ही। लेकिन WWE वालों ने उनकी डिसरिस्पेक्ट तो बहुत बुरी की। पहली बात तो सैटरडे नाइट मेन इवेंट नेटफ्लिक्स पे आता नहीं है, यूट्यूब पे आता है, भर भर के ऐड देता है। अब गोल्डबर्ग के ऊपर पूरा इवेंट तुमने बनाया और उसकी रिटायरमेंट स्पीच के टाइम ही पहले तो तुमने ऐड चला दिया और उसके बाद उसकी रिटायरमेंट स्पीच को भी बीच में ही काट दिया। ये चीज मेरे को बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल लगी। कोडी रोड्स भी वहां पे आए थे उनको फेयरवेल देने के लिए, वो वाला पोर्शन भी काट दिया गया। भाई एवोल्यूशन की बात करें तो 10 गुना अच्छा पीएलई उन्होंने दिया। अब ये जानबूझ के WWE ने किया था कि नहीं वो नहीं पता। सबसे पहले बेकी लिंच अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेती हैं। वही लायरा और बेली की राइवलरी को और हीट अप मिलता है। समर स्लैम के अंदर हो सकता है लायरा और बेली के बीच में हमको मैच देखने को मिले। वही बेकी लिंच के लिए एक नई ओपोनेंट ढूंढी जा सकती है। अभी वीडियो में आगे बताता हूँ वो कौन हो सकती है। वही दूसरे फैटल 4-वे टैग मैच के अंदर मेरे को थोड़ा शॉक देखने को मिला। रिकेल और रॉक्जेन ने अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। हालांकि उनकी स्टोरी लाइन के अंदर भी टैग टाइटल रहे तो वो ठीक ही है। रॉक्जेन को भी अभी इतना मौका नहीं मिला है अपने टैग स्किल्स को दिखाने का। दूसरी तरफ एलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फ्लेयर की बॉन्डिंग थोड़ी सी इंप्रूव यहाँ पे होती नजर आई। समर स्लैम तक इनकी बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। दूसरी तरफ रिकेल और रॉक्जेन के बीच में भी एक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। उसके बाद दोनों टीमों का मैच करवाया जा सकता है समर स्लैम में। फिर बैटल रॉयल होता है जिसके अंदर कई वुमेन बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। सबसे पहले बात करूंगा जूलिया की, जिन्होंने आते ही अपना एक अलग ही ऑरा बना लिया है। और निकी बेला की भी नो डाउट रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। जिस एज में वो है उस एज में उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया। वहीं बैटल रॉयल की अगर स्टार की बात करें तो वो रहेंगी चेल्सी ग्रीन। बंदी ने फिर से प्रूव किया कि उनसे अच्छी एक्टिंग तो कोई कर नहीं सकता। वहीं बैटल रॉयल को भी एक डिजर्विंग बंदी जीतती है स्टेफनी बकायर। उनका जीतना यहाँ पे जरूरी भी था ताकि उनको पुश मिलता रहे और वो एक बड़ी सुपरस्टार बन के निकले। वहीं निकी बेला वो बंदी हो सकती है जो बेकी लिंच से इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए हमको आगे लड़ती नजर आए। फिर होता है टिफनी और ट्रिश स्ट्रैटस के बीच में मैच। आप इस मैच को अगर रेसलमेनिया में शार्लेट फ्लेयर और टिफनी के मैच से कंपेयर करोगे तो आपको ये मैच ज्यादा बेटर नजर आएगा। हालांकि मैच 15 मिनट का होता है। ऑब्वियसली ट्रिश स्ट्रैटस की एज हो चुकी है, लेकिन दोनों बंदी इतना एनर्जेटिक परफॉर्म करती है, 15 मिनट का एंटरटेनमेंट बहुत खास होता है। बट ऑब्वियसली यहाँ पे टिफनी को ही मैच को जीतना था। वहीं जेड और नेओमी का जो नो होल्ड बार्स मैच होता है वो मेरे को ज्यादा खास नजर नहीं आया। नो डाउट एक स्पेशल मैच था, लेकिन उतनी अटेंशन मेरी ग्रैब नहीं कर पाया। लेकिन दूसरी तरफ ईओ स्काई और रिया रिप्ली का मैच तो 5 स्टार था। अंडरटेकर वर्सेस शॉन माइकल्स वाली वाइब दे दी थी इस मैच ने। भाई ईओ स्काई इस टाइम पे वुमेन्स डिवीजन के अंदर सबसे बेस्ट इन रिंग वर्कर है और इस चीज में 1% भी डाउट नहीं है। लेकिन बुरा इस चीज का लग रहा है कि उनके टाइटल रन को बहुत ही लाइट रखा गया। बिल्कुल कम अपीयरेंस दी, बिल्कुल वैल्यू नहीं दी और कैश इन करवा के उनको हरवा भी दिया। लेकिन नेओमी की कैश इन की बात करूं तो वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। इतना अनएक्सपेक्टेड उन्होंने कैश इन करवाया कि एवोल्यूशन की बातें और ज्यादा होने लगी। वही वुमेन्स का कैश इन कभी ना फेल होने वाला रिकॉर्ड अभी तक कायम है। लेकिन दोस्तों ईओ स्काई और रिया रिप्ली के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि दोनों बंदियों ने बहुत ही अच्छा मैच दिया था और इस चीज ने ये भी प्रूव किया कि इन दोनों के बीच में बहुत अच्छे मैचेस हो सकते हैं, तो इनकी एक अच्छी राइवलरी WWE बना सकती है। मगर अब इनकी राइवलरी में क्या होने वाला है वो नेक्स्ट ड्रॉ पे ही पता चलेगा। उसके बाद दोस्तों ट्रिपल एच ने ये भी बताया कि नेक्स्ट ड्रॉ के अंदर एक गॉटलाइट मैच होने वाला है जिसका विनर नंबर 1 कंटेंडर बनेगा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। हालांकि जब ये वीडियो आएगी उससे पहले शायद रॉ हो चुकी होगी तो आपको पता तो चल ही चुका होगा। मुझे लगता है सीएम पंक के अलावा अभी WWE के पास कोई ऑप्शन है नहीं। जे उसो ऑलरेडी कई बार गुंथर से लड़ ही चुके हैं और एले नाइट को सीएम पंक की जगह पुश मिल जाए ये मेरे को नहीं लगता। तो यहाँ से सीएम पंक को एक टाइटल मैच देना एक सही ऑप्शन रहेगा। बाकी गुंथर के साथ में सीएम पंक का प्रोमो कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा वो भी देखने में मजा आएगा। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों इस वीडियो को कोई सही से प्रेडिक्ट नहीं कर पाया, इसलिए कोई भी विनर नहीं बन पाया। अब मिलते हैं आपसे रॉ के रिव्यू में, तब तक के लिए सायोनारा।